मुझसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत भारत के दुश्मनों के मन में उतनी ही कंपी भी होती है जब मोदी जी का नाम सामने आता है। लोगों के मन के प्रति श्रद्धा भी है और विश्वास भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जनसेवा भाव से जमीन पे सक्रिय हमेशा रहती है। यहाँ काम ही बोलता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय जनता पार्टी को लोग इलेक्शन मशीन कहते हैं। एक चुनाव खत्म हुए नहीं, दूसरे की तैयारी शुरू। अब ये साल तो इतना अहम है क्योंकि अगले साल 2024 के आम चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक साल रहते रहते ही पूरा प्लान, पूरा खाका, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी रैलियां करेंगे, कहां कहां प्रचार करेंगे, किन राज्यों पर खास जोर दिया जाए, उनका सोशल मीडिया प्लान क्या है, ये सारी चीजें पूरी तरीके से तैयार कर ली गई। तो आज हम श्वेत पत्र पेश करेंगे इसी मुद्दे पर कि बीजेपी अपनी ये तैयारियां करती कैसे है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़े। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मैं मोदी जी के बारे में कह सकता हूं, अब वह केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि या जननेता ही नहीं है, मैं कह सकता हूं देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। चुनाव जीतने का क्या कोई फॉर्मूला होता है? प्रचार शुरू करने का क्या कोई सही समय होता है? बीजेपी को अगर इलेक्शन मशीन कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव अभी एक साल दूर हैं, पर बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मशीन कहा जाता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट लेते हैं आप या फिर आलोचना? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है। बहुत बड़े बड़े संगठन, शास्त्री, महर्षि जो थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली को गढ़ा है और उस कार्य प्रणाली को तराशने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित भाई ने, नड्डा जी ने उसको और तराशने का काम किया। पार्टी निरंतर काम करे, केवल चुनाव नहीं, सेवा के काम। पार्टी निरंतर संगठन को मजबूत करने के काम करती रही। चुनाव के समय में निरंतर काम करना, चुनाव के समय में लगे रहना और चुनाव के तुरंत बाद पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और अगले चुनाव की तैयारी के लिए ये काम करने की गुणती हमारे वरिष्ठ
अधिकारियों ने हमें दी। और हम एक राजनीतिक दल हैं, तो अगर कोई भी छात्र परीक्षा की तैयारी पहले से कर रहा है तो इसमें कौन सी समस्या है? भाई बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, अब मान लीजिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो वो 2 महीने की तैयारी में नहीं होता है, 1 साल की तैयारी में नहीं होता है, उसकी बैकग्राउंड कई सालों से बनानी पड़ती है। तो उस प्रकार से तो अच्छी बात है। हम तो अन्य दलों से भी कहेंगे कि उन्हें भी इस बात पे तैयारी करके रखना चाहिए। वोटर का मिजाज बदला है, वोटिंग का पैटर्न बदला है। वोटिंग मशीन की बीप से लेकर सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स तक चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी को पीएम मोदी से जुड़े मुद्दों और मादे पर भरोसा है, लेकिन जंग है हर मोर्चे पर, लिहाजा पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने, 2024 का ब्लूप्रिंट तैयार है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर एक जो सबसे बड़ा काम किया है, परफॉर्मेंस के नाम पर वोट मांगा है। उन्होंने जात के नाम पर वोट नहीं मांगा, किसी कास्ट के, किसी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। तो 2014-26 में की शपथ से लेकर 2019 तक पूरे 5 साल अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, और परफॉर्मेंस जिसके अंदर देश के हर कोने में परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आगे गए। हमारी जो लीडरशिप है, श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को अग्रणी भूमिका विश्व पटल पर निभानी है। मैं समझता हूं ये तभी संभव है जब सारे राज्य भी देश के अपनी अपनी भूमिका निभाएं। बीजेपी को 2024 का मतलब अच्छी तरह मालूम है। अगर जीते तो वो सिर्फ जीत नहीं होगी, इतिहास का नया अध्याय होगा। ऐसा इतिहास जिसकी नींव में दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल आडवाणी के दौर तक की मेहनत शामिल होगी। मुख्यमंत्री रहते जीत की हैट्रिक जमाने वाले मोदी के लिए प्रधानमंत्री रहते जीत की हैट्रिक जमाने का कीर्तिमान भी इसी में होगा। साथ में नेहरू इंदिरा के निर्वाचित शासन के दौर से आगे निकलने का अवसर भी। विपक्ष पर मानसिक बढ़त लेने की कवायद कहिए, 2 कार्यकाल के दौरान ब्रांड मोदी से हासिल किया गया जन विश्वास कहिए, या कहिए संगठन की तैयारियों पर अटूट भरोसा, बीजेपी ऐलान की मुद्रा में है। भारत माता की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सभी वर्गों की और सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी में स्थापित करने में मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का। 12 करोड़ बहनों को अगर इज्जत खर्च किया और इज्जत और डिग्निटी दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वुमेन को दी है। इसमें आपको आज दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलोइंग और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और इसीलिए 1 साल पहले ही बीजेपी ने चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हम तो उसकी चिंता करते हैं, हम तो कोरोना के समय भी चिंता करते हैं। कौन सी सरकार चिंता करती थी? राशन भी पहुंचता है, और बहुत ईमानदारी से हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, गरीबों की सेवा हुई है, और जो डीबीटी हुआ है वो तो अद्भुत है ना। जो आज तक का शो होता है अकल्पनीय, अविश्वसनीय, तो ये तो अलग चीज है। तो इस अलग चीज को लेकर हम काम करते हैं। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता गांव से लेकर, मतलब मेरा मानना है लोटा से लुटियन की ओर जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की 100 रैलियों का लक्ष्य है। जहां पहुंच और बढ़त बनानी है, वहां योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाएं होंगी। दक्षिण समेत अन्य जिन राज्यों में पार्टी जीत से दूर रही है, उन पर अधिक फोकस। जो वर्ग बीजेपी से दूर रहे हैं या कम जुड़े हैं, उन्हें योजनाओं के जरिए पार्टी से जोड़ना, जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों समेत ओबीसी वर्ग पर अधिक ध्यान। संगठन के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सबको विशेष जिम्मेदारियां। केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी।
दक्षिण की गैर हिंदी आबो हवा में कमल कम खिलता है, लेकिन बीजेपी का आत्मविश्वास अगर दिख रहा है तो इसके पीछे तैयारियां हैं। बीते एक दशक में चुनावी मशीन वाली पार्टी का तमगा हासिल कर चुकी बीजेपी एक एक वोट की लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर निकल चुकी है। जो काम यहाँ हम कार्यालय से करते हैं वो प्रवास बनाने का काम, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का कैंपेन के अंदर जाना, कैसे जाना, उसकी प्लानिंग, नीचे से जो प्रपोजल आनी है उस प्रपोजल को नीचे उसकी पूर्ति करना, शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचे और शीर्ष नेतृत्व को सुनकर लोग जो वोट हमारा है वो और ज्यादा बढ़े, इसका प्रयास हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से करते। देखिए, हम लोग एक अलग मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये मालूम है कि हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है। जो हम लोग सारे लोग जो मोदी जी के नेतृत्व में उनकी एक सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम लोगों का समय कम है और कम समय में हमें देश को और तेजी के साथ बढ़ाना है और तेजी के साथ विश्व को में आगे जाना है। लोकतंत्र के लिटमस टेस्ट का पहला राउंड बीजेपी ने त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में सरकारों के तौर पर जीत लिया है। पार्टी के मनोबल का टेम्पो हाई है। आगे के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के चुनावों तक की प्लानिंग पर बीजेपी की चुनावी मशीन की त्रिमूर्ति का मंथन भी हो चुका है। 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है और ये लाजमी भी है। प्रधानमंत्री इस साल के खत्म होने तक 100 रैलियां देश भर में करेंगे। जिन क्षेत्रों पर खास फोकस बीजेपी का है प्रधानमंत्री की इन रैलियों के लिए, वो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वो ओडिशा है और साथ ही पश्चिम बंगाल है। 160 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर इंटेंस कैंपेन, भीषण कैंपेन किए जाएंगे। मैं फिर एक बार देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को 5-5 पीढ़ी की तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल की शुरुआत में ही चुनावी रण का उद्घोष कर दिया। कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक पार्टी की हर इकाई को जागृत करने का आह्वान किया और खींच दी वो लकीरें जो पार्टी के चुनावी ब्लूप्रिंट से जुड़ गई। साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिव जी के भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है। ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। तय ये हुआ है कि जब अब तक के कई चुनावों से ये साबित हो चुका कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है, तो 2024 के महारण की विधिवत घोषणा तक प्रधानमंत्री मोदी की कम से कम 100 रैलियां देश भर में आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने लगभग 160 ऐसी लोकसभा सीटें चिन्हित की हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन जीत नहीं दिला सका। उन सीटों को 4-4 लोकसभा सीटों वाले क्लस्टर में बांटा गया है। प्रधानमंत्री की अधिकतर रैलियां इन्हीं क्लस्टर्स में व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी। मोदी मैजिक के सहारे करीब 45 से 55 रैलियों के जरिए इन क्षेत्रों में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ताकत झोंकेगी। नरेंद्र मोदी जी सरकार 2024 में बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, ये जनता बोल रही है, तो किस आधार पे बोल रही है कि जो 9.5 साल में मोदी जी ने किया है, जनता को दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री 1 घंटे की छुट्टी नहीं लेता, जो अपनी माता जी के देहांत पर भी घर पे नहीं बैठते, ऐसा प्रधानमंत्री जो तपस्वी के रूप में काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, तो उससे सारी पार्टी प्रेरणा लेती है और उस प्रेरणा से काम करती है। जिन 160 सीटों पर बीजेपी मेगा प्लानिंग कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वहां पहले 80 सीटों पर खुद अमित शाह और बाकी 80 पर जेपी नड्डा
जनसभाएं करके माहौल बनाएंगे। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद वहां जाकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रैलियां और जनसभाएं करेंगे। 365 दिन आपका ये काम चलता रहता है? हाँ, पार्टी 365 दिन काम करती है और 365 दिन नहीं, 365 दिन व रात काम करती है। दिन और रात काम करती है। पार्टी का नेतृत्व इतना मेहनती है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन के रूप में कि रात को 2 बजे भी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन करते हैं, नड्डा जी का 1:30-2 बजे फोन आता है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री काम कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल है कि समझ लिए काम ही हमारा सबसे बड़ा आधार है। चुनावों की घोषणा तक इन 160 सीटों पर प्रचार और प्रहार की कवायद पूरी हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा फोकस देश की बाकी लोकसभा सीटों पर रहेगा। बीजेपी चुनावी अभियान में प्रथम चरण से आगे की ओर बढ़ चली है। दूसरी तरफ अप्रत्याशित चुनौतियों ने विपक्ष की सूरत बदल दी। भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पूरे भारत में विपक्ष का सुर फिलहाल एक सुनाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के सीएम की बेटी भूख हड़ताल पर बैठी, तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, टीडीपी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 दल एक साथ आए। विपक्ष की तैयारियों में बयानबाजियां हैं और उन बयानबाजियों में भी एक दूसरे के साथ हितों के टकराने का विरोध भी। कांग्रेस चुनाव बाद पीएम पर मंथन के लिए आह्वान करती है, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पीएम पद की उम्मीदवारी सामने रखकर ही गठबंधन की डील करना चाहती है। टीएमसी कभी विपक्ष का नेतृत्व लेकर निकली थी, अब उसे कांग्रेस नहीं कबूल। ऐसी स्थिति में दावे ही दावे हैं। They will not get majority. All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis of Shah come. बीजेपी के लिए आदर्श स्थिति है विपक्ष का बिखराव और टकराव, लेकिन विपक्ष की परिस्थितियों से परे उसे अपनी रणनीतियों में जनता से संवाद करना है और अपने प्रति विश्वास जगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पदभार संभाला, उन्होंने एक निर्णय लिया कि कूटनीति को वो दिल्ली के बाहर लेकर जाएंगे। देश के कई अलग अलग राज्यों ने विदेशी मेहमानों को आते देखा है और ये तो G20 का साल है। G20 का आयोजन एक ऐसे साल में हो रहा है जब देश आम चुनावों की तैयारियां भी कर रहा होगा। ऐसे में जब किसी विदेशी नेता के साथ और उसके सामने वो हिंदुस्तान का प्यार और हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं, तो संकेत और संदेश पूरे मतदाताओं के सामने बहुत मजबूती से जाते हैं। पीएम मोदी की छोटी छोटी बातों के संदेश बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लम्हों को इवेंट में बदलना जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए, पीएम मोदी ने क्रिकेट कूटनीति से कई निशाने साध लिए। समुद्र में चीन की बढ़ती घातक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड संगठन। दोनों प्रधानमंत्रियों की दोस्ती की तस्वीरें चीन को बेचैन कर गई होंगी। भारत में G20 की मेजबानी के रास्ते दुनिया बदले भारत और उसका रुतबा देख रही है और देश देख रहा है प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एक वैश्विक आयोजन को देश के लिए गौरव का अवसर बनाया। राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर, कर्नाटक में बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश में नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, गुजरात में सूरत और रण ऑफ कच्छ, कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, पुणे भी G20 की धूम से झूम रहे हैं। तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, चंडीगढ़ के साथ इंदौर और खजुराहो का भी उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी की वैश्विक छवि, विदेश में रुतबा, विदेश नीति की बातें देश के लोगों ने बार बार सुनी, लेकिन जब उनके शहर का नाम दुनिया भर की महाशक्तियों समेत
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करता दिखेगा तो राजधानी दिल्ली जैसा रुतबा भी महसूस होगा और प्रधानमंत्री मोदी की जिस इमेज के बारे में देश ने सुना है वो देखने का मौका छोटे छोटे शहरों को मिलेगा। 2024 देश का चुनाव है, ऐसे में देश के गौरव से जुड़ी बातों का असर पड़ना भी तय है। मतदाताओं के पास पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दावों को खुद परखने का मौका होगा और इसका असर 2024 के चुनावों पर पड़ना तय है। जीत के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, जमीन से जुड़ना यानी नब्ज को पहचानना और दूसरा समय के साथ चलना। अब समय के साथ चलने का तकाजा यह है कि आपको न केवल जमीन पर अपने मतदाताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना है, बल्कि सोशल मीडिया की भी समझ रखनी है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो हेडक्वार्टर है दिल्ली स्थित, यहां पर बड़े बड़े तरह की माथापच्ची होती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं और इसी के बीच है सोशल मीडिया का वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ढांचा जो बीजेपी की जो सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, उसे दुरुस्त रखता है। नेता हमेशा से कहते आए कि जो चुनाव है वो जमीन से जुड़कर ही लड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया क्या निर्धारित करता है किसी चुनाव का परिणाम, या फिर सोशल मीडिया का क्या महत्व है जब चुनाव लड़े जाते हैं? बीजेपी कितना इस्तेमाल करती है? देखिए, ये सच है कि चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमारे समाज का प्रतिबिंब है। जो समाज में चर्चाएं चल रही हैं, जिन विषयों पर लोग बात कर रहे हैं, वही सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय है। इसमें आपकी टीम की क्या भूमिका हो जाती है? आप किस तरह से गियर अप करते हैं? इस साल सबसे अधिक, हालांकि कई चुनाव हो गए, अभी काफी चुनाव आने बाकी हैं और 2024 का काउंटडाउन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पहले से ही शुरू कर दिया। देखिए, कहीं भी चुनाव होता है तो सोशल मीडिया की जो टीम है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। हम किसी भी प्रदेश में पहली ऐसी टोली होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। हर चुनाव से 6-7 महीने पहले हमारी पहली बैठकें, गोष्ठियां, ये सब शुरू हो जाती हैं। जरूरी है। ये तो एक आपको पैन इंडिया वायरल होती है कोई चीज या नहीं होती है। साउथ में अगर बढ़ाना है या उड़ीसा में अगर बढ़ाना है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या उन राज्यों पे आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं? हमारे संगठन में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की इकाई ना हो, हमारे कार्यकर्ता ना हो। और पार्टी में हमने इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पार्टी का जो डिजिटाइजेशन है उसको पुख्ता करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आज लगभग 10 लाख से अधिक बूथों पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो संगठन के ऐप के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम इन सभी बूथ पर जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडलों पर जितने कार्यकर्ता हैं, जिले के जितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं, उनको इस ऐप के माध्यम से, संगठन के ऐप के माध्यम से लगातार जानकारी पहुंचाते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐप है जिसके माध्यम से सरकार से जुड़ी तमाम जानकारियां, हमारी सफलताएं और आगे क्या कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचती हैं। कई प्रदेशों में, जैसे उड़ीसा हो गया या दक्षिण के प्रांत हो गए या पूर्व के प्रांत हो गए, जहां पर भाषा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा है, वहां पर हमारी जो स्थानीय इकाई है वो कंटेंट को स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट कर नीचे तक पहुंचाने का काम करती है। उन प्रदेशों में जो विषय होते हैं, उन विषयों को ठीक तरीके से उठाना, उसकी जानकारी को नीचे तक पहुंचाना, ये लगातार हमारी टीम्स काम करती रहती हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल जनता क्या कह रही है, केंद्र के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, जिले के स्तर पर, लोकल स्तर पर, और जो सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाना और रणनीति में अगर कुछ संशोधन करना, ये हमारे काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा हम चुनावी परिणाम को बहुत नजदीकी से देखते हैं। जीते तो भी और हारे तो और भी अधिक। लोग हमारे समर्थन में क्यों आए, समर्थन और अधिक कैसे हो सकता है, उनकी क्या मांग है, ये जो तमाम सुनने की प्रक्रिया है, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष एक तरीके से खो चुका है, उस कला को बचाए रखना और उसको संजो के रखना, ये सोशल मीडिया का एक महत्वपूर्ण काम है।
एक चुनाव का परिणाम आता है और अगले दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ये बात सच है कि पार्टी में चुनाव को लेकर संजीदगी रहती है। हम हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं, ये आखिरी चुनाव सोचकर, और हर चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का विश्वास जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दिखाया है, उस पर खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। और पीएम के लिए जैसे कहा जाता है कि वो नॉन स्टॉप काम करते हैं, तो क्या वो हर एक व्यक्ति पर अप्लाई करता है? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग सब सामान्य परिवारों से आए हुए लोग हैं, हमारा कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है, और अगर आज जनता ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है या हम पर इतना विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पे खड़े उतरना हमारा दायित्व है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही हो सकता है। मैं अगर किसी जगह पहुंच जाऊं और मुझसे जो अपेक्षा हो, जिसके आधार पर हमें लोगों ने चुनकर भेजा, हम उसके लिए काम न करें, तो स्वाभाविक रूप से अगली बार लोग हम पर वो विश्वास नहीं जताएंगे और हम वापस सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन आपने देखा होगा, एक बार भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में चुनाव जीत जाए तो कई दशकों तक सत्ता में बने रहने की उसमें काबिलियत है, कुवत है। प्रधानमंत्री का होना आसान करता है कुछ चीजों को, क्योंकि उनके नाम से जुड़ने से क्या थोड़ी आसानी होती है आपको एक सोशल मीडिया पुश के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी खुद अपने आचरण से और अपने काम से अपनी एक ऐसी भूमिका या फिर अपने आसपास जो आभा मंडल है वो बना चुके हैं, जिसकी वजह से स्वाभाविक रूप से हमें भी अपने पार्टी के मैसेज को, सरकारों की कामकाज को नीचे तक पहुंचाने में बहुत आसानी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी पार्टी का नेतृत्व और उसकी विचारधारा, ये दो ही चीज होती हैं जिसके आधार पर लोग पार्टी का समर्थन करते हैं, उसको वोट करते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता है, और उसकी वजह से हमें निसंदेह बहुत लाभ मिलता है। जीत हासिल करना, जश्न मनाना, लेकिन जश्न मनाने के लिए थमना नहीं, ये एक फलसफा सा है, एक नीति सी है जो नजर आती। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन उसके फौरन बाद चुनावी प्रचार का शोर सुनाई देने लगा। देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्यधारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता? आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया। विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। एक दौर था जब चुनावी लोकतंत्र के पन्नों पर पूर्वोत्तर राज्यों की तकदीर जीरो रहती थी। हार जीत का सिलसिला पहाड़ों तक ही सीमित रह जाता था। पीएम मोदी की योजनाओं में पूर्वोत्तर को महत्व मिला तो पूर्वोत्तर ने जमकर प्यार भी लुटाया। का माहौल याद आता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, चलो पलटाई। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तब गर्व से कह सकता हूं कि 27 साल के एक कम्युनिस्टों के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता
जनता पार्टी ने किया है। 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। शुरुआत मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से हुई। बीजेपी की सरकार के तौर पर इन राज्यों में वापसी हुई और भारतीय राजनीति का वो भ्रम भी टूटा कि बीजेपी हिंदी राज्यों की पार्टी है। इन राज्यों की जीत को बीजेपी ने जनाशीर्वाद के तौर पर लिया। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद रहे। तस्वीरें दर्शाती हैं कि कितनी बदली है देश की राजनीति। जश्न के ढोल धमाकों के साथ ही बीजेपी ने 2024 के चुनावों की तैयारियों का उद्घोष कर दिया, यानी एक जीत हासिल हुई तो जश्न पीछे छोड़कर आगे चलना है। पहले शेष विधानसभा चुनाव और 2024 का आम चुनाव। देखिए, 2024 की अलग से तैयारी हो रही है और इन चुनावों की अलग से तैयारी हो रही है। हम बहुत स्पष्ट हैं। लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्टेट के इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, इन चुनाव को भी मैं सीरियसली ले रहा हूं। पार्टी में चुनाव को लेकर संजीदगी रहती है। हम हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं, ये आखिरी चुनाव सोचकर, और हर चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का विश्वास जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दिखाया है, उस पे खरा उतरना भी हमारी जिम्मेदारी है। पूर्वोत्तर के किले फतेह कर लिए, लेकिन आगे और लड़ाई है। एक तरफ मोदी, अमित शाह और नड्डा की त्रिमूर्ति है, दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की जमीन कमल खिलाने के लिए तैयार करने के लिए 3 और महारथी जुटे हैं। सुनील बंसल, जो कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के चुनाव प्रभारी हैं, विनोद तावड़े, जो कि नड्डा की टीम में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, और तरुण चुग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में मेहनत कर रहे हैं। और जहां हम बड़े हैं, आप देखिए वहां देश बड़ा है। आप नॉर्थ ईस्ट में भाजपा गई है, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना नेगेटिव माहौल था पूरे देश में। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की विकास का दरवाजा बन गया है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कभी अपनी स्थिति बड़े जनाधार वाली पार्टी की तैयार नहीं कर पाई। इस बार संगठन स्तर पर दिग्गज साल पहले से जुटे हैं, तो बीजेपी दक्षिण के किले को लेकर उम्मीद से। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का नाम तक कोई नहीं जानता था 5 साल पहले। त्रिपुरा में बीजेपी कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे राज्य में हम केवल एक बार नहीं, दूसरी बार अपने बलबूते पर जीते हैं। 3 पूर्वोत्तर राज्यों में अभी अभी हमने सरकार बनाया है। तो इसलिए भाजपा का विस्तार जो हो रहा है, अगला पड़ाव पूरा दक्षिण पर होगा। सभी दक्षिण के प्रांत के राज्यों में आने वाले दिनों में भाजपा की ही सरकार बनेंगे, यही देखते रहिए। भारतीय जनता पार्टी की छवि एक हिंदूवादी पार्टी की है, लेकिन बीजेपी ने उन सीटों के लिए एक खास योजना बनाई है जहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो 30% या उससे अधिक है। देश भर में अलग अलग राज्यों में ऐसी कुल 60 सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है। जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश दिया। अगर 2024 की जीत ऐतिहासिक बनानी है तो समाज के हर वर्ग से जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश और सुझाव को वोटों और सीटों में बदलने के लिहाज से बीजेपी ने बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में से 60 ऐसी लोकसभा सीटों की पहचान की गई जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से अधिक है। बीजेपी इन सीटों पर पहुंच बनाने के लिए 4 महीने का एक कार्यक्रम तैयार कर चुकी है। इनमें राहुल गांधी की सीट वायनाड भी शामिल है। बीजेपी के कार्यकर्ता हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के लाभार्थी या समर्थक एम्बेसडर के तौर पर चुनेंगे। इन एम्बेसडर्स का काम समुदाय और समाज को बीजेपी से जोड़ने का होगा। इसके अलावा एक स्कूटर यात्रा और एक स्नेह यात्रा होगी, जिसका भव्य समापन दिल्ली में होगा।
बीजेपी की नजर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर। बीजेपी का यूपी में टारगेट 80 में से सभी 80 सीटें जीतने का है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता 20% हैं। करीब 29 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 65% तक है। अगर 80 में से 80 सीटें जीतनी है तो मुस्लिम मत भी चाहिए होंगे। इसके लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम अकेले यूपी में तैयार है, जिसकी थीम है एक देश एक डीएनए। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख। सबसे बड़ी बात स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि 78 साल बाद इस समाज का ख्याल आया, जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बात बनी तो नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। बीजेपी ने तैयारियों के ब्लूप्रिंट पर चलना शुरू भी कर दिया है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।